हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 का, ये फिजिकल वर्ल्ड जो पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस की डेफिनेशन और एक साइंटिफिक मेथड क्या होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले उन वीडियो को देखें, जो प्रीवियस वीडियो है उनको देखें। उसके बाद में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक लेकर शुरू करते हैं। तो पिछली बार जब हमने साइंस की डेफिनेशन या साइंटिफिक मेथड के बारे में चर्चा की थी, तब हमने देखा था कि एक साइंटिफिक मेथड होता क्या है और उस साइंटिफिक मेथड को किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि वो एक सत्यापित हो और एक थ्योरी का रूप ले सके। तो हमने यही कहा था, अगर कोई आपने कोई सिद्धांत दिया है तो उसको एक्सपेरिमेंट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, और अगर वो एक्सपेरिमेंट द्वारा सत्यापित हो जाता है तो फिर वो एक थ्योरी बन जाती है। तो उसी कड़ी में हम ये कहना चाहते हैं कि क्या आप कोई निराधार कल्पना करते हो या फिर कोई आप अनुमान लगाते हो तो क्या उसका विज्ञान में स्थान है? जी हाँ, उसका भी विज्ञान में स्थान है, लेकिन उसकी एक शर्त है। आपने अभी कल्पना की, मान लीजिए कि मैंने आज कोई किसी घटनाओं के बारे में कोई कल्पना की या फिर मैंने कोई अनुमान लगाया, एस्टिमेट लगाया। तो सर्वप्रथम इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमने जो अनुमान लगाया है या फिर जो हमने जो परिकल्पना की है उसको प्रयोगों द्वारा यानी एक्सपेरिमेंट द्वारा सत्यापित हो जाना चाहिए। आखिरकार हमने जो भी आज सिद्धांत दिया है या कोई भी अनुमान लगाया है तो उसका विज्ञान में तो स्थान है, लेकिन अगर वो सिद्धांत विज्ञान में जगह बनाएगा, अगर हम उस घटना से संबंधित ऑब्जर्वेशंस लें और अगर उस घटना से संबंधित एक्सपेरिमेंट करें, अगर जो हमारा अनुमान है जो हमने लगाया है वो अगर ऑब्जर्वेशंस और अगर एक्सपेरिमेंट दोनों में अगर खरा उतरता है तो फिर वो हमारा एक सिद्धांत बन जाता है। तो बेसिकली आप अनुमान लगाइए, आप कल्पनाएं कीजिए, लेकिन आप देखिए कि आपके जो अनुमान है, जो भी कल्पना है, क्या आपके वो किसी घटना करने में जो आप लगाते हो क्या ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर खरा उतरता है? अगर खरा उतरता है तो आपका सिद्धांत बन जाएगा, अन्यथा वो फिर एक मात्र अनुमान या फिर आपका परिकल्पना ही रह जाएगी। तो ये हमने समझा है कि निराधार कल्पनाएं और जो आपका है अनुमान है उसका भी विज्ञान में स्थान है, बशर्ते कि वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर खरा उतरे। अब हम नई चीज़ लेकर चलेंगे जो कि साइंस की जो है उसका एक बेस है। तो मान लीजिए कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया। उसके अंतर्गत न्यूटन ने यह कहा था कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। उस जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के माध्यम से अनेक प्रकार की जो परिघटनाएं हो रही थी उनकी सरलतापूर्वक व्याख्या की जा चुकी है। तो हम ये मान लें कि उन सभी घटनाओं की जो प्रकृति में हो रही है, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा समझाई गई थी, क्या वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अंतिम है? यानी जो न्यूटन ने गति का जो सिद्धांत, जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था, वो क्या अंतिम है या फिर उसमें भी परिवर्तन हो सकता है? तो देखिए, कोई भी विज्ञान में सिद्धांत होता है, जो थ्योरी होती है, वो हमेशा अंतिम नहीं होती है, यानी उसको चेंज किया जा सकता है। या अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो विशेष अपेक्षितता का सिद्धांत दिया है, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, क्या वो अंतिम है? बिल्कुल नहीं। कोई भी विज्ञान में जो भी सिद्धांत होता है वो अंतिम नहीं होता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते प्रयोग और परीक्षण ऐसे होने चाहिए कि उन सिद्धांतों की जो दिए गए थे उसमें वो प्रयोग व्याख्या नहीं कर सके। अगर वो प्रयोग जो हमने किए है, उन सिद्धांत दिए गए हैं, वो सिद्धांत अगर उन प्रयोगों की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि वो सिद्धांत अंतिम नहीं है। तो आज तक जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जितने भी सिद्धांत, वो अंतिम नहीं है, उनमें भी परिवर्तन हो सकता है। वो कारण ये है कि अभी तक जो भी प्रयोग किए हैं, जितने भी प्रयोग किए गए हैं, वो उस सिद्धांत के सत्यापन में सहायक हुए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है जो उस सिद्धांत को गलत कर सके।
आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और वो सिद्धांत उस एक्सपेरिमेंट की व्याख्या नहीं कर सका, तो उस बाद में उस जो थ्योरी है उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हम एक फेमस एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ये किस प्रकार गतिशील है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि थ्योरेटिकल है वो, यानी जो भी विज्ञान का सिद्धांत है, थ्योरी है, वो अंतिम क्यों नहीं है। तो चेस गेम है, उससे आप वाकिफ हो गए। देखिए चेस गेम ना तो मुझे आता है, शायद आप में से किसी को आता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं आता है। मेरा यहाँ पर मकसद आपको चेस गेम सिखाना नहीं है। उस चेस गेम के माध्यम से आपको विज्ञान के जो सिद्धांत है उसको समझाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है, वो मान लीजिए कोई ए है, और यहाँ पर पर्सन कोई बी है। ये दोनों आपस में एक चेस खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई पर्सन है वो सी है, जिसको इस चेस के गेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, यानी उसको इस चेस के गेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं। लेकिन हमने इसको इसलिए बिठा रखा है कि ये सिर्फ इस गेम को ऑब्जर्व करे और ऑब्जर्व करके वो पता लगाए कि ये गेम किस प्रकार ये संचालित हो रहा है। ये मान लीजिए डी है, जिसको सी बताएगा कि ये नियम चेस किस प्रकार खेला जा रहा है। तो मान लीजिए किसी चेस में क्या होता है पता नहीं, एक राजा है, रानी है, हॉर्स है, किंग है, क्वीन है, हॉर्स है एंड एलिफेंट है, और कोई मोर है। तो और इसमें भी सेम ही है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसमें ही सब कुछ विज्ञान के राज छुपे हुए हैं कि कोई भी सिद्धांत अंतिम क्यों नहीं है। तो इस सी ने इस गेम को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया कि जो तीन थे, ये हॉर्स एक कदम आगे चलता है, एलिफेंट एक कदम आगे चलता है, और मोर एक कदम आगे चलती है। उसी प्रकार इसने ये भी देखा, इसमें एलिफेंट एक कदम आगे, इसमें हॉर्स एक कदम आगे, और इसमें मोर एक कदम आगे, और इसमें जो किंग था वो 2 कदम आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार ये सिचुएशन चलती रही। इसमें ये एक कदम आगे चलते रहे, और किंग है और क्वीन है वो 2 कदम आगे चलते रहे। तो ये जब इसने 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे, ये 1 कदम आगे या 1 कदम पीछे, 1 कदम आगे या 1 कदम पीछे। तो इस सी ने देखा, बहुत लंबे समय तक इस गेम को ऑब्जर्व किया, और फिर इसने देखा कि जो हॉर्स, एलिफेंट और जो मोर है वो तो या तो 1 कदम आगे चलती है या फिर 1 कदम पीछे चलती है। उसी प्रकार उसने एक नियम बनाया कि किंग और जो क्वीन है वो या तो 2 कदम आगे चलते हैं या 2 कदम पीछे चलते हैं। तो फिर ये जो जितने भी थे उसने एक बड़ा मतलब बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उसने देखा कि ये नियम उसने बनाया कि हॉर्स, एलिफेंट एंड मोर 1 कदम या तो आगे चलती है या फिर 1 कदम पीछे चलती है। उसी प्रकार किंग और क्वीन या तो 2 कदम आगे चलते हैं या फिर 2 कदम पीछे चलते हैं। इसने लॉन्ग टाइम जो ऑब्जर्वेशन किए उससे ये नियम बनाया, और ये सब नियम उसने इस डी को बता दिए। ठीक है, डी ने भी ये नियम नोट कर लिए। अब क्या हुआ कि गेम तो इसी प्रकार चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि अब इनको मोर को इस प्रकार चलाना पड़ा। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब इनको इस प्रकार मूव कराना पड़ा। तो इस सी ने लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन बाद में कुछ समय बाद वापस ऑब्जर्वेशन किया इस गेम को, तो उसने देखा कि ये क्या हुआ। पहले जो हॉर्स, एलिफेंट, मोर 1 कदम आगे या 1 कदम पीछे चल रहे थे, वो तो विकिरण की तरफ चलने लग गए।
यानी या तो वीकेंड की तरफ ऊपर जा रहे, मूव कर रहे, या फिर वापस बैक साइड आ रहे। तो उसने देखा यार ये तो नियम तो बिल्कुल फेल ही हो गया है। और हॉर्स भी 3 कदम, किंग और क्वीन 3 कदम आगे चल रहे थे, और फिर उसके बाद में 2 कदम इस ओर चल रहे थे। तो उसने देखा कि ये मैंने जितने भी नियम बनाए वो तो पूरे के पूरे फेल हो गए, क्योंकि पर्टिकुलर सिचुएशन पर ये क्या कौन सा मूव करेगा ये हमें नहीं पता। ये सिर्फ इनको ही पता है कि पर्टिकुलर जो सिचुएशन आएगी उसमें ये किस प्रकार मूव करेगा, ये किस प्रकार मूव करेगा, ये किस प्रकार मूव करेगा। इसी को कोई इस गेम के बारे में नॉलेज नहीं है। उसने तो लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद में कुछ रूल्स बनाए कि ये गेम इस प्रकार चलेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि इनको वीकेंड की तरफ इसको मूव कराना पड़ा। और उसी प्रकार इस जो किंग और जो क्वीन थी उसको भी 3 कदम आगे और उसके बाद 3 कदम इस ओर चलाना पड़ा। तो इसके जो पहले के जो नियम बनाए थे वो तो फेल हो गए। अब उसने क्या किया, नए नियम बना दिए। लंबे ऑब्जर्वेशन बाद ये भी चल रहे थे। तो उसने कहा कि जो ये है वो 1 कदम पीछे या तो वीकेंड की ओर ऊपर की ओर मूव करता है, या वीकेंड में नीचे की ओर मूव करता है। और किंग है वो 3 कदम आगे चलता है और 3 कदम आगे चलता है और 3 कदम नीचे वर्टिकली आ रहा है। तो इसने ये देखकर जो नियम है वो बना लिए। अब तो इसने वापस डी को बताया कि जो पहले नियम पढ़ रहे थे ना वो नियम तो बिल्कुल गलत है, यानी जो अब नियम बता रहा हूँ संशोधित, ये नियम एकदम सही है। तो फिर इसने लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वेशन किया, ये गेम इसी प्रकार चल रहा था। एक बार फिर उसने ऑब्जर्वेशन किया, इसमें वापस कोई एम है वो पर्टिकुलर इस तरफ ही मूव कर रहा है, एलिफेंट मूव ही नहीं कर रहा है, और ये वापस आगे की ओर मूव कर रहा है और ये इस ओर मूव कर रहा है। सी घबरा गया। सी ने देखा ये हो क्या रहा है, मैं लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, रूल बना रहा हूँ, कुछ समय तक तो वो चलते हैं, उसके बाद में वो रूल वापस धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा है ये है आपके नेचुरल फिनोमेना, यानी प्राकृतिक घटनाएं। और ये ए और जो बी है ये है प्रकृति, यानी प्रकृति प्राकृतिक घटनाएं घटित होने देती है। और ये जो सी है वो वैज्ञानिक है, वो किसी पर्टिकुलर घटना को, यानी जो इस समय जो पर्टिकुलर मूव आगे पीछे हो रहे थे, ये एक प्रकार से आप घटना मान लो, यानी कोई घटना मान लो, नेचुरल फिनोमेना। और ये जो ए और बी है ये नेचर है। तो उसने क्या देखा कि कुछ समय तक तो उसने प्राकृतिक घटना यानी को मूव देखा, यानी जो अब इसमें हम जो अपने विश्व है उसके प्राकृतिक घटनाओं में संदर्भ को देकर चलें कि वैज्ञानिक ने क्या, पहले जो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसने प्राकृतिक घटनाओं का ऑब्जर्वेशन किया। उस प्राकृतिक घटनाओं के ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उन्होंने कुछ रूल बनाए जो उस प्राकृतिक घटना की व्याख्या कर सके। बाद में क्या हुआ कि प्रकृति में कोई ऐसी घटना घटित हो गई जो वो उन्होंने उस समय जो सिद्धांत दिए थे वो उसमें फिट नहीं बैठती है। तो फिर वैज्ञानिकों को क्या किया, या तो उस सिद्धांत को बदलना पड़ा, या फिर उस सिद्धांत को गलत करना पड़ा, या फिर उस सिद्धांत में कुछ व्याख्या करना, मतलब थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो वैज्ञानिक जो उस समय आप अपने समय के कोई प्राकृतिक घटना देख रहे उसकी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ समय बाद में संशोधित भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी प्रूफ हो सकती है। इसका कारण ये है कि उस समय उनके पास जो भी ऑब्जर्वेशन थे, जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक थी, उसके माध्यम से उन्होंने नियम को बनाया था। अब आने वाले समय में एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स है वो एडवांस होती चली गई, तो फिर बाद में उस घटनाओं को समझाने में वो सिद्धांत कारगर सही नहीं उतरे। इस कारण अब क्या करना पड़ा, सिद्धांतों को बदलना पड़ा। रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से ये लेकर चल रहे हैं कि जैसे कि न्यूटन था, न्यूटन ने जो गति के नियम थे और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, उस समय इतनी एक्सपेरिमेंट टेक्निक इतनी एडवांस नहीं हो सकी थी कि आप किसी इलेक्ट्रॉन की या फिर किसी परमाणु की या फिर मॉलिक्यूल की उसकी गति को देख सके। उसमें सूक्ष्मदर्शी नहीं थी। तो जो न्यूटन ने नियम बनाए थे वो बड़े बड़े पिंडों को, कण के आकार के पिंडों को, पृथ्वी घटनाओं को देकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और न्यूटन ने गति के 3 नियम बनाए। लेकिन वैज्ञानिक क्या कर रहे थे कि आने वाले समय में एक्सपेरिमेंट टेक्निक एडवांस हो रही थी, तो वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, वो
एटम के अंदर देख रहे थे, मॉलिक्यूल के अंदर देख रहे थे। बाद में उन्होंने देखा कि जो न्यूटन के जो सिद्धांत दिए गए थे, तो वो सिद्धांत जो थ्योरी थी, वो वैज्ञानिकों ने परमाणु में कणों की गति के संबंध में जो सिद्धांत है वो लगाने शुरू किए। तो उन्होंने पाया कि जो मॉलिक्यूल है, जो भी कोई एटम्स है, जो कोई पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो जब न्यूटन के जो गति के नियम ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अनुरूप परिमाण नहीं दे रहे हैं। यानी न्यूटन के जो थ्योरी थी वो तो अलग व्याख्या कर रही है, लेकिन अंदर जो परमाणु और जो मॉलिक्यूल में हलचल हो रही थी वो अलग तरह से हो रही थी, उसमें गति में अलग थी। मतलब जो न्यूटन की थ्योरी थी उसमें जो मोशन थी, जो एक्सप्लेन कर रही थी, वो अलग तरह की थी, और जो एटम के अंदर एटम की और मॉलिक्यूल की जो मोशन हो रही थी वो डिफरेंट तरीके से हो रही थी। तो बाद में वैज्ञानिकों को लगा कि जो ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ बड़े पिंड के लिए ही लागू हो सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन या फिर आप मॉलिक्यूल्स, एटम्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये नियम नहीं लगेंगे, इसके लिए हमें नए नियम बनाना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से आज आप समझ गए हैं कि नए नियम बनाने पड़ेंगे और उन नियमों से इन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आप इसमें समझ गए कि उसमें जो पार्टिकल मूव हो रहा था न्यूटन ने वो बड़े पिंडों को देखकर सिद्धांत बना दिए। अब कुछ समय बाद में वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेशन किया, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि पहले सीधा मूव कर रहा था, वर्टिकली ऐसे मूव कर रहा है। उसी प्रकार इसमें देखा कि जब एटम के अंदर जब ये थ्योरी का सिद्धांत नहीं लग रहे थे तो फिर हमने जो पुराने वाले नियम थे वो एटम के अंदर नहीं लगाए और हमने लगवा दिए नए नियम लगा दिए। तो यही आज हम नए नियम बना दिए। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो विज्ञान है उस विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। आज जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो अभी तक इसलिए टिके हुए हैं कि अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितने भी, वो उन नियम को सत्यापित कर रहे हैं। बाद में आने वाले समय में टेक्निक एडवांस होती चली गई और बाद में अगर किसी कण की या किसी भी प्राकृतिक घटना की अगर जो एक्सपेरिमेंट किया, किसी जो नेचुरल फिनोमेना है उसका अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो हम परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अगर ये सिद्धांत अगर कोई भी व्याख्या करने में सफल नहीं हुआ तो उस सिद्धांत को बदल दिया जाएगा। तो आज के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति जो विज्ञान है उसमें कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, कोई भी निर्विवाद विशेषज्ञ नहीं, कोई भी साइंटिस्ट निर्विवाद विशेषज्ञ नहीं। इसका मतलब निर्विवाद विशेषज्ञ का मतलब ये होता है कि आज न्यूटन ने कह दिया या कोई किसी अन्य वैज्ञानिक ने कह दिया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, पॉल डिरेक ने, कार्ल एंडरसन, किसी ने भी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने कह दिया बस वो ही विशेषज्ञ है, उसके बाद में बस कुछ नहीं हो सकता, ये सिद्धांत अंतिम है। बिल्कुल नहीं है, सिद्धांत परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो आज के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता था इस वीडियो माध्यम से कि कोई भी जो विज्ञान का जो भी थ्योरी होती है वो अंतिम नहीं होती है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले समय में इससे भी अच्छे आनंददायक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।